नमस्कार। मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए मोहन राकेश जी की कहानी आद्रा। बच्चन को थोड़ी ऊँघ आ गई थी, पर खटका सुनकर चौंक गई। इरावती ड्योढ़ी का दरवाज़ा खोल रही थी कि चपरासी गणेशन आ गया था। इसका मतलब था कि 6 बज चुके थे। बच्चन के शरीर में ऊब और झुंझलाहट की झुरझुरी भर गई। बिन्नी न रात को घर आया था, न सुबह से अब तक उसके दर्शन हुए थे। इस लड़के की वजह से ही तो वह यहाँ प्रदेश में पड़ी थी, जहाँ न कोई उसकी जबान समझता था और न वह किसी की जबान समझती थी। एक इरावती ही थी जिससे वह टूटी फूटी हिंदी में बात कर लेती थी। हालांकि उसकी पंजाबी हिंदी और इरावती की कोंकणी हिंदी में जमीन आसमान का फ़र्क था। जब इरावती भी उसके सीधे साधे शब्दों में कहीं साधारण सी बात को ना समझ पाती तो वह बुरी तरह अपनी विवशता के खेत से दब जाती। और इस लड़के को रत्ती भर चिंता नहीं थी कि माँ किस किस मुश्किल से दिन काटती है और किस बेसब्री से इसका इंतजार करती है। मन में आया तो घर आ गए, नहीं तो जहाँ हुआ पड़े रहे। एक मादा सुअर अपने 6 बच्चों के साथ, जो अभी 9-9 इंच से बड़े नहीं हुए थे, कुएं की तरफ से आ रही थी। तूत के बुढ़े पेड़ के पास पहुंचकर उन्होंने हफ हफ करते हुए 2-3 बार नाली को सूंघा और फिर पेड़ के नीचे कीचड़ में लौटने लगी। उसके नन्हे आत्मज उसके उठने की राह देखते हुए वहीं आसपास मंडराते रहे। दिन भर गली में यही सिलसिला चलता था। आसपास के सभी घरों ने सुअर पाल रखे थे। उस बस्ती में लोगों के 2 ही तो धंधे थे, सुअर पालना और नाजायज शराब निकालना। ये दोनों चीज़ें उनके रोज के खान पान में भी शामिल थी। बस्ती सांता क्रूज हवाई अड्डे के से कुल आधा मील के फासले पर थी, पर पुलिस की आंख वहां नहीं पहुंचती थी। मोनिका का बाप जेकब गली में ही भट्टी लगाता था। वह गली का सबसे बड़ा पियक्कड़ था और अक्सर पीकर गाता हुआ गली में चक्कर लगाया करता। उस वक्त भी वह रोज की तरह कुएं के मोड़ के पास से लड़खड़ाता हुआ आ रहा था और उसके लफ्ज़ वचन की समझ के बाहर थे, मगर उसकी आवाज़ ही उसके दिल में दहशत पैदा करने के लिए काफ़ी थी। उसका चौड़ा चौकोर चेहरा वैसा ही भयानक था। अपने ढीले ढाले काले सूट में वह और भी कितना भयानक दिखाई देता था। चेचक के दाग और झुर्रियों से भरा उसका चेहरा दीमक खाई लकड़ी की तरह जान पड़ता था। दूर से ही उस आदमी की आवाज़ सुनकर बच्चन का दिल धड़कने लगता और वह अपना दरवाज़ा बंद कर लेती। उसने कितनी ही बार बिन्नी से कहा था कि वह उस बस्ती से मकान बदल ले, मगर वह हर बार यह कहकर टाल देता कि बम्बई की और किसी बस्ती में 20 रुपये महीने में मकान नहीं मिल सकता। बच्चन डर के मारे बिन्नी के आने तक लालटेन की लौ भी ज़्यादा ऊंची नहीं करती थी। अंधेरा बहुत बोझिल महसूस होता था, मगर वह मन मारे बैठी रहती थी। लालटेन की चिमनी नीचे से आधी काली हो गई थी। बच्चन को उसे साफ करने का उत्साह भी नहीं हुआ। अंधेरा होने लगा तो उसने जैसे फर्ज पूरा करने के लिए उसे जला दिया और एक अज्ञात देवता के सामने हाथ जोड़ने की प्रक्रिया पूरी करके घुटनों पर बाहें रखे वहीं बैठी रही। सामने मोड़े के नीचे लाल का कार्ड रखा था। वह अक्षरों की बनावट से परिचित थी, पर 1000 आंखें गड़ाकर भी उनका अर्थ नहीं जान सकती थी। बिनी के सिवा हिंदी की चिट्ठी पढ़ने वाला वहाँ कोई नहीं था। हालांकि बिनी से चिट्ठी पढ़वाकर भी उसे सुख नहीं मिलता था। वह लाली की चिट्ठी इस तरह पढ़कर सुनाता जैसे वह उसके बड़े भाई की चिट्ठी ना होकर गली के किसी गैर आदमी के नाम आई किसी नावाकिफ आदमी की चिट्ठी हो। 2 मिनट में ही वह पहली सतर से लेकर आखिरी सतर तक सारी चिट्ठी गुनगुन गुनगुन करके बाँच देता था और फिर उसे कोने में फेंक कर इधर उधर की हाँकने लगता था। हर बार उससे चिट्ठी सुनकर वह कुड़ जाती थी, पर बिन्नी उसे नाराज देखता तो तरह तरह की बातें बनाकर खुश कर लिया करता था। उसे खुश होते देर नहीं लगती थी। बिन्नी इतना बड़ा होकर भी जब जब उससे बच्चों की तरह लाड़ करने लगता था, कभी उसकी गोदी में सिर रखकर लेट जाता तो कभी उसके घुटनों से गाल सहलाने लगता। ऐसे क्षणों में उसका दिल पिघल ही जाता और वह उसके बालों पर हाथ फेरती हुई उसे छाती से लगा लेती। माँ, तेरा छोटा लड़का कपूत है ना? बिन्नी कहता। हाँ, वह हटकने से स्वर में कहती। तू कपूत है?
अरे तू तो मेरा चन है, चन। और वह उसका माथा चूम लेती। लेकिन अक्सर वह बहुत तंग पड़ जाती थी। बहुत सी रातें ऐसी गुजरती थी जब वह घर आता ही नहीं था। अंधेरे घर की छत उसे दबाने को आती थी। वह सारी सारी रात करवटें बदलती रहती थी। जरा आंख झपक जाती तो उसे बुरे बुरे सपने दिखाई देने लगते। इसलिए कई बार कोशिश करके आंखें खुली रखती थी। और बिन्नी आता तो अपने में ही उलझा हुआ व्यस्त सा, समझ नहीं पाती थी कि उस लड़के को किस चीज़ की व्यस्तता रहती है। जहाँ तक कमाने का सवाल था, वह महीने में मुश्किल से 60-70 रुपये घर लाता था। कभी 10 रुपये ज़्यादा ले आता तो साथ अपनी मांगे सामने रख देता। इस बार माँ 2 कमीजें सिल जाए और एक बढ़िया सा जूता ले लिया जाए। उसकी बातों से बच्चन के होठों पर रूखी सी मुस्कुराहट आ जाती थी। 10 रुपये में ही उसे दुनिया भर का सामान चाहिए। और जब वह 60 से भी कम रुपए लाता तो महीने भर की बड़ी आसान सी योजना उसके सामने पेश कर देता। दूध सब्जी का नागा, दाल प्याज खुश्क फुलके और बस। वह जानती थी कि ये रुपए भी वह ट्यूशन व्यूशन करके ले आता है, वरना सही मायने में तो वह बेकार ही है। उसके दिल में बड़े बड़े मंसूबे जरूर थे। उनका बखान करते वक्त वह छोटा मोटा भाषण दे डालता था, मगर उन मंसूबों को पूरा करने के लिए जिस दुनिया की ज़रूरत थी, वह दुनिया तो अभी बनी ही नहीं थी। वह जोश से उंगलियां नचा नचा कर कहता, माँ, जब वह दुनिया बन जाएगी तो तुझे पता चलेगा कि तेरा नालायक बेटा कितना लायक है। अरे चुप कर, खसमा न खाना, वह प्रशंसा की नज़र से उसे देखती हुई कहती। बड़ा लायक एक तू ही तो है। माँ, मेरी लियाकत मेरे पेट में बंद है, वह हंसता। जिस तरह हिरन के पेट में कस्तूरी बंद होती है ना, उसी तरह जिस दिन वह खुलकर सामने आएगी उस दिन अचंभे से तू भी देखती रह जाएगी। उसे बिन्नी की बातें सुनकर गर्व होता था, मगर जब वह लड़का बहुत गुमसुम बंद बंद सा ही रहता तो उसे उलझन होने लगती। बिन्नी के साथ उसके अजीब अजीब दोस्त भी घर आया करते। उन लोगों का शायद कोई ठौर ठिकाना नहीं था, क्योंकि वे आते तो 2-2 3-3 दिन वहीं पड़े रहते और खाने पीने में किसी तरह का शर्म लिहाज नहीं बरतते थे। तवे से उतरती रोटी के लिए जब वे आपस में छीना झपटी करने लगते तो उसे मन में खुशी का अनुभव होता, मगर अक्सर उसकी दाल की पतीली खाली हो जाती। और यह देखकर कि उन लोगों की भूख अभी भी बनी हुई है तो उसे घर की गरीबी अपना अपराध प्रतीत होती। ऐसे समय उसकी आंखों में नमी भर जाती और वह ध्यान बटाने के लिए दूसरे काम करने लगती। वे लोग रूखी नमकीन रोटियों की फरमाइश करते तो वह चुपचाप उन्हें बना देती, मगर उन्हें खिलाने का उसका सारा उत्साह तब तक समाप्त हो चुका होता। और उन लोगों के बहस मुसाहिबे कभी समाप्त ही नहीं होते। वे सब जोर जोर से बोलते थे और इस तरह आपस में उलझ जाते थे जैसे उनकी बहस पर ही धरती और ईश्वर का दारोमदार हो। कई बार वे इतने गर्म हो जाते कि लगता था अभी एक दूसरे को नोच लेंगे, मगर सहसा उस उत्तेजना के बीच से एक कह कहा फूट पड़ता और वे उठ उठकर एक दूसरे से बगलगीर होने लगते। बिन्नी बचपन में बहुत खामोश लड़का था। अब उसे इस तरह का हुड़दंग करते देखकर उसे हैरानी होती थी। कई कई घंटे घर में तूफान मचा रहता था, उसके बाद फिर खामोशी छा जाती, जो बहुत ही अस्वाभाविक और दम घोटने वाली महसूस होती। जब बिन्नी 2-2 दिन तक घर ना आता था तो उस खामोशी के ओर छोर गुम हो जाते और वह अपने को सदा से एक गहरे शून्य से घिरी हुई महसूस करती। अंधेरा गहरा होने लगा और मोनिका का बाप जाकर अपने कमरे में बंद हो गया तो उसने फिर दरवाज़ा खोल लिया। मादा सुअर और उसके बच्चे अब सामने घर के आहते में डेरा जमाए थे और एक मोटा सुअर नाली के पास हफ हफ कर रहा था। हवा तेज हो गई थी और तूत के बुढ़े पेड़ की डालियां बुरी तरह हिल रही थीं। आसमान का जो छोर दिखाई देता था वहां रह रहकर बिजली चमक जाती थी। 2 महीने से प्रायः रोज वर्षा हो रही थी। घर से कुएं तक गली में कीचड़ ही कीचड़ रहता था और इस कीचड़ से बचन को लड़के लड़कियों की उन टोलियों से शिकायत थी जो वर्षा शुरू होने से पहले आधी आधी रात तक गली में घूमती हुई ऊंची स्वर में ईश्वर से पानी बरसाने के लिए प्रार्थना किया करती थी। अब जैसे उन्हीं की वजह से सारा दिन गली में कीचड़ कीचड़ चिपड़ चिपड़ होती रहती थी। ड्योढ़ी के दरवाजे पर फिर दस्तक हुई। इरावती ने दरवाज़ा खोल दिया और बिन्नी मुस्कुराता हुआ उधर से अंदर आ गया। आगे की तरफ बहुत कीचड़ है भाभी, माफ़ करना, कहता हुआ वह अपने कमरे में आ गया। इरावती ने
उस पर एक शिकायत की नज़र डालकर दरवाज़ा बंद कर लिया। उसके सिर के बाल बुरी तरह उलझ रहे थे और कुर्ता पजामा बहुत मुचड़ गया था। जाहिर था कि वह सुबह जिस हाल से सोकर उठा था अब तक उसी हाल में था और उसे मुंह हाथ धोने तक का भी वक्त नहीं मिला था। माँ, माँ जल्दी से रोटी डाल दे, भूख लगी है। आते ही चारपाई पर फैलते हुए उसने आदेश दिया। बच्चन चुपचाप अपनी जगह बैठी रही, ना उठी और ना ही उसने मुंह से कुछ कहा। एक क्षण प्रतीक्षा करने के बाद बिन्नी ने सुर उठाया, फिर कहा, माँ रोटी। रोटी तो आज नहीं बनी है, वह बोली। मुझे क्या पता था कि लाट साहब आज भी घर आएंगे कि नहीं। रात की रोटी मैंने सवेरे खाई और सवेरे की अब खाई है। मैं क्यों रोज रोज बासी रोटी खाती हूँ। जा किसी तंदूर पर जाकर खा ले। बिन्नी हंसता हुआ चारपाई से उठ बैठा और माँ के मोड़े के पास चला आया। यहाँ तंदूर है कहाँ जहाँ जाकर खा लूँ, वह बोला। मेरे हिस्से की जो बासी रोटी रखी थी वह तूने क्यों खाई, निकाल मेरी बासी रोटी। और वह माँ का घुटना पकड़कर बैठ गया। मेरे पेट से निकाल ले अपनी बासी रोटी, वचन ने आरंभ किया मीठी झिड़की के रूप में, पर वाक्य समाप्त करते करते उसकी आंखें गीली हो गईं। बिन्नी ने उसकी गीली आंखें नहीं देखी, उठकर रोटी वाले डिब्बे के पास चला गया और बोला, डिब्बे में रखी होंगी, जरूर रखी है ना। बचन ने उसकी नज़र बचाकर आंखें पोंछ ली। बिन्नी रोटी वाला डब्बा लिए उसके सामने आ बैठा। डिब्बे में कटोरा भर दाल के साथ 4 रोटियां कपड़े में लपेट कर रखी थी। बिन्नी ने जल्दी से एक रोटी का टुकड़ा तोड़ लिया। अरे यह तो ताज़ा रोटी है, वह टुकड़ा मुंह में ठूसे हुए बोला। बासी रोटी खाने को माँ जो है, कहकर बचन उठ खड़ी हुई। उसने पानी का एक गिलास भरकर उसके पास रख दिया। बिन्नी ने एक घूंट में गटागट गिलास खाली कर दिया और बोला, थोड़ा और। बचन ने गिलास उठा लिया और सुराही से उसमें पानी डालते हुए बोली, लाली का कार्ड आया है। अच्छा, कहकर बिन्नी रोटी खाता रहा। उसने कार्ड के बारे में जरा भी जिज्ञासा प्रकट नहीं की। बचन का दिल दुख गया। वह गिलास बिन्नी के आगे रखकर बिना एक शब्द कहे अहाते में चली गई और चारपाई पर दरी डालकर पड़ गई। उसका दिल उछलकर आंखों से आने को हो रहा था, पर वह किसी तरह चेहरा सख्त किए अपने को रोके रही। थोड़ी देर में बिन्नी झूठे पानी से हाथ धोकर मुंह पोंछता हुआ अंदर आ गया। कहाँ है कार्ड, उसने पूछा। कहीं नहीं है, बचन ने रूंधे स्वर में कहा और करवट बदल ली। अरे अब बता भी देना, जल्दी से सब समाचार पढ़ दूँ। सो जा, मुझे कोई समाचार नहीं पढ़वाने। पढ़वाने क्यों नहीं है, मैं अभी सुनाता हूँ, कहकर बिन्नी अंदर चला गया और कार्ड ढूंढकर ले आया। साथ लालटेन भी उठा लाया। आधे मिनट में उसने सरसरी नज़र से सारा कार्ड पढ़ डाला। भैया की तबीयत ठीक नहीं है। वह लालटेन जमीन पर रखकर माँ की चारपाई के पैताने बैठ गया। बच्चन सहसा उठकर बैठ गई। बिन्नी ने गुनगुन करके पहली 1.5 पंक्ति पढ़ी और फिर उसे सुनाने लगा। लाली ने लिखा था कि उसका ब्लड प्रेशर फिर बढ़ गया था। डॉक्टर ने उसे आराम करने की सलाह दी है। कुसुम की तबीयत अब ठीक है और उसका रंग भी लाली पर आ रहा है। उन्होंने मकान बदल लिया है क्योंकि पहला मकान हवादार नहीं था और बच्चों को वहाँ से स्कूल जाने में दिक्कत होती थी। अब दिवाली पास आ रही है, इसलिए बच्चे दादी माँ को बहुत याद करते हैं। उसे गए 6 महीने से ऊपर हो गए हैं, इसलिए हो सके तो दिवाली के दिनों में आकर मिल जाए। इसके बाद सबकी नमस्ते है, कहकर बिन्नी ने कार्ड रख दिया। यह नहीं लिखा कि किस डॉक्टर से इलाज करा रहा है। हाँ, तू तो वैसे जैसे वहाँ के सारे डॉक्टरों को जानती है। बिन्नी ने बात अनायासी कह दी थी, पर बच्चन का मन छिल गया। उसके चेहरे पर फिर कठिनता आ गई। मैं कल वहाँ चली जाती हूँ, उसने कहा। तू चली जाएगी तो मैं यहाँ अकेला कैसे रहूँगा, मेरी रोटी। वचन ने वितृष्णा से उसे देखा, जिसका मतलब था कि तेरी रोटी क्या उसकी जान से ज़्यादा प्यारी है। तू कौन घर पे रोटी खाने को रहता है, मुंह से उसने इतना ही कहा। भैया का ब्लड प्रेशर कोई नई बीमारी तो नहीं, बिन्नी फिर कहने लगा। तू ये बातें तो रहने दे, मैं कल यहाँ से जा रही हूँ। बच्चन ने उसकी बात को बीच में काट दिया। कुछ क्षण दोनों खामोश रहे, फिर बिन्नी अच्छा कहकर उसके पास से उठ गया। अगले दिन सुबह वह थोड़ी देर से मैं आता हूँ कहकर घर से चला गया और दोपहर तक लौट कर नहीं आया। बच्चन का मन किसी काम में नहीं लग रहा था, फिर भी उसने किसी तरह खाना बनाया और घर के सब छोटे मोटे काम पूरे किए। बिन्नी की 4-5 कमीजें लेकर उनके टूटे बटन भी लगा दिए, फिर अपनी दरी और कपड़े एक जगह इकट्ठे कर लिए।
यह तय नहीं था कि वह उस दिन वहाँ से आ पाएगी या नहीं। बिन्नी सुबह उसे निश्चित कुछ बताकर नहीं गया था। संभव था कि वह रात तक घर आए ही नहीं। रात को भी तो उसके आने का भरोसा नहीं था, और यह भी डर था कि बिन्नी के पास किराए लायक पैसे शायद हों ही नहीं। उस दिन महीने की 19 तारीख थी, और 19 तारीख को बिन्नी के पास पैसे कब रहते थे। उस हालत में उसे 3-4 तारीख तक जाना टालना पड़ेगा, और यह भी नहीं जानती थी कि दिवाली इस बार किस तारीख को पड़ेगी। वह सोचने लगी कि इस बीच लाली की तबीयत और ज़्यादा खराब हो गई तो उसे काफ़ी ज़्यादा तकलीफ होगी, जो उसने चिट्ठी में लिखा है। नहीं, वह चिट्ठी में कभी ना लिखता। ऐसे में वह 15-20 दिन वहाँ से ना जा सकी तो। तभी बिन्नी आ गया। उसके साथ उसका लंबे बालों वाला दोस्त शशि भी था। उसकी गर्दन बात करते हुए तोते की तरह हिलती थी। वह उसकी दाल का सबसे बड़ा प्रशंसक था। आते ही दाल की फरमाइश करता था, और हमेशा की तरह वे गली से ऊंची आवाज़ से बातें करते हुए आए। मैं तेरा टिकट ले आया हूँ, बिन्नी ने आते ही कहा। मंगलवाड़ी से शशि भैया को साथ लिया और फिर वहीं से टिकट भी ले लिया, पर तू तो अभी तैयार ही नहीं हुई। तैयार क्या होती, तू मुझसे कहकर गया था। अरे, जब रात को तय हो गया था तो सुबह कहने की क्या जरूरत थी। अच्छा, अब जल्दी से तैयार हो जा, गाड़ी में 2 घंटे हैं। तेरे लिए नगद 20 रुपये खर्च करके आया हूँ, वे भी उधार के। बच्चन को बुरा लगा कि वह बाहर के आदमी के सामने ऐसी बातें क्यों कर रहा है। क्या वह नहीं जानती कि टिकट के लिए उसे रुपए उधार लेने पड़े होंगे। वह कब चाहती थी कि उसकी वजह से उस पर उधार चढ़े। वह उससे कह देता तो वह 12-14 दिन बाद चली जाती। वह कुछ ना कहकर अपने कपड़े दरी में लपेटने लगी। हट माँ, तुझे बिस्तर बांधना आता भी है। बिन्नी आगे बढ़ाया। उल्टी सीधी रस्सी बांधेगी और कहीं से बिस्तर का मोटा कर देगी, कहीं से पतला। हट जा, मैं अभी 1 मिनट में बांधे देता हूँ। ये ऐसा बिस्तर बंधेगा कि वहाँ पहुँचकर ही तेरा खुलने को जी नहीं करेगा। तू रोटी खा ले, मैं बिस्तर बांध लेती हूँ। बच्चन की आंखें फिर भर आईं। अरे, रोटी खाने वाला आदमी मैं साथ लाया हूँ, वह माँ के लपेटे कपड़ों को फिर से फैलाता हुआ बोला। यह इसलिए आया है कि तू चली जाएगी तो फिर तेरे हाथ की दाल फिर से इसे कहाँ मिलेगी। बच्चन की गीली आंखों में हल्की मुस्कुराहट भर आई। इसे भी खिला दे, वह बोली। मैं अभी 2 फुलके और बना देती हूँ। बनाने की ज़रूरत नहीं है, जो बने हैं वही खा लेंगे। पहले मैं खा लूँगा, फिर जो बचे इसे दे देना, कहकर शशि गर्दन उठाकर हंस दिया। बिन्नी बिस्तर बांधता वही रहा। वह उन दोनों के लिए रोटी डालकर ले आई। तैयार, बिन्नी ने हाथ झाड़े और शशि के साथ खाने में जुट गया। माँ, अपने लिए रोटी रख लेना, और जितनी बचे वह सब हमें ला देना, शशि दाल सुड़कता हुआ बोला। वे दोनों खा चुके तो बच्चन ने जल्दी से बर्तन समेट लिए। अम्मा, तू जल्दी से खा ले, बिन्नी ने कुल्ला करके हाथ पहुँचते हुए कहा। मैंने खा ली। कब खा ली? बिन्नी ने पास जाकर उसके कंधे पकड़ लिए। तेरे आने से पहले। झूठी नहीं, सच, मैंने खा ली। आगे तो तू कभी इतना जल्दी नहीं खाती। नहीं, आज खा ली। घर से जाना था ना, तुम दोनों भूखे तो नहीं हो। 1/4 भूखे रह गए। शशि ने डकार लेकर तौलिए से मुंह पोंछा और उसे खूंटी पर टांगकर हंसने लगा। स्टेशन पर उसे गाड़ी में बिठाकर वे दोनों प्लेटफॉर्म पर टहलते रहे। रात को भी उसने ठीक से नहीं खाया था, इसलिए भूख के मारे उसका सिर चकरा रहा था। वह जानती थी, बिन्नी को पता है कि उसने कुछ नहीं खाया, इसलिए उसके मना करने पर भी आधा दर्जन केले लेकर रख गया। वह एक बार कह चुकी थी कि उसे भूख नहीं है, इसलिए केले वैसे ही रखे थे। बिन्नी हट से कहता तो वह खा लेती, मगर बिन्नी और शशि टहलते हुए दूर चले गए। वे शायद अब भी बहस कर रहे थे। उसकी समझ में नहीं आता था कि ये लोग इतनी बहस क्यों करते हैं। हर वक्त बहस 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 बहस। बहस का तो कोई अंत ही नहीं होता, जैसे सारी दुनिया के झगड़े इन्हें ही निपटाने हों। फटे हाल रहेंगे, सेहत का जरा ध्यान नहीं रखेंगे, और बातें बातें जैसे दुनिया की दौलत के यही मालिक हों और उसे बांटने की समस्या इन्हीं के सर आन पड़ी हो। वे दोनों प्लेटफॉर्म के उस सिरे तक होकर वापस आ रहे थे। वह उनके चेहरे देख रही थी। माथे पर सलवटे डाले वे हाथ हिला हिला कर बातें कर रहे थे, फिर भी वे बच्चे से दिखते थे। उस समय शायद वह यह भी भूल गए थे कि उसे गाड़ी पर छोड़ने आए हैं। सहसा गार्ड की सीटी सुनकर वे उसके डिब्बे के पास आ गए, मगर वहां आकर भी उनकी बहस चलती रही। करघे का काम रुक जाएगा तो कितने आदमी बेकार हो जाएंगे, इसलिए अच्छा यही है कि मालिकों से बात चलती रहे और कामगार काम जारी रखे। बच्चन सोचने लगी कि ये लोग अपने काम के बारे में बात क्यों नहीं करते, अपनी बेकारी की चिंता इन्हें क्यों नहीं सताती।
गाड़ी चलने लगी तो बिन्नी को जैसे उसके पास होने का होश आया। उसका हाथ पकड़कर उसने कहा, अच्छा माँ। बच्चन के होठों पर रूखी सी मुस्कुराहट आ गई। उसने बारी बारी से उन दोनों के सिर पर हाथ फेर लिया। तू कब लौट कर आएगी? जब भी तू बुलाएगा। गाड़ी ने रफ्तार पकड़ ली और वह देर तक खिड़की से सिर निकालकर उन्हें देखती रही। दोनों हाथ में हाथ डाले गेट की तरफ जा रहे थे। उनकी भैंस शायद अब भी चल रही थी। बच्चन को घर आए 15 दिन हो गए थे। बिन्नी की चिट्ठी नहीं आई? उसने लाली के कमरे से के बाहर रुककर पूछा। लाली से सवाल पूछने में उसका स्वर थोड़ा दब जाता था। वह बेटा बड़ा होते होते अब इतना बड़ा हो गया था कि वह अपने को उससे छोटा महसूस करने लगी थी। आजा माँ आजा, लाली ने कागज से आंखें उठाकर कहा। चिट्ठी उसकी आज भी नहीं आई। ना जाने इस लड़के को क्या हो गया है। तू काम कर, मैं जा रही हूँ, वह बोली। सिर्फ चिट्ठी का ही पूछने आई थी। वह बरामदे से होकर अपने कमरे में आ गई। जानती थी कि लाली का समय कीमती है। वह आधी आधी रात तक बैठकर दूसरे दिन के केस तैयार करता है। मुवक्किलों की वजह से उसका खाने पीने का भी समय निश्चित नहीं रहता। इधर 6 महीने में उसकी व्यस्तता पहले से भी कहीं बढ़ गई थी। नए घर में आ जाने से जगह का तो आराम हो गया था, मगर कचहरी पहले से भी दूर हो गई थी। लाली की व्यस्तता के कारण कई बार वह सारा सारा दिन उससे बात नहीं कर पाती थी। रात को वह बैठक से उठकर आता तो सीधा अपने सोने के कमरे में चला जाता। दिन भर की थकान के बाद वह उसके आराम में खलल नहीं डालना चाहती थी। सवेरे वह कुसुम से पूछ लेती कि रात को उसकी तबीयत कैसी है। कुसुम संक्षेप में उसे बता देती। सोने से पहले उसके सिर में बादाम रोगन जरूर डाल दिया कर, वह कुसुम से कहती। हाँ मैं कई बार कहती हूँ, पर ये डलवाते ही नहीं, कुसुम जैसे रटा रटाया उत्तर दे देती। अरे मुझे बुला लिया कर, मैं आकर डाल दिया करूँगी। नहीं, डालने को तो नौकर है, पर ये डलवाते ही नहीं। वह जानती थी कि सिर में बादाम रोगल डलवाने के लिए लाली को किस तरह राजी किया जा सकता है, मगर कुसुम अपने को लाली की ज़्यादा अंतरंग समझती थी और उसके सुझावों से सहमति प्रकट करती हुई भी करती वही थी जो उसके मन में होता। कुसुम जिस शिष्टता और कोमलता से बात करती थी, उससे वचन को लगता कि वह उस घर में केवल मेहमान है। दिन भर उसके करने के लिए वहाँ कोई काम ही नहीं होता था। खाना बनाने के लिए एक नौकर था, ऊपर का काम करने के लिए दूसरा। उनके काम की देखभाल के लिए कुसुम थी। वचन जब भी कोई काम करने के लिए कहती तो कुसुम झट उसे मना कर देती। नौकर के रहते अपने हाथ से काम करने की क्या ज़रूरत है? यही बात लाली भी कह देता। माँ तू काम करेगी तो घर में 2-2 नौकर किस लिए हैं? वचन सोचती कि काम करने के लिए नौकर है और देखभाल के लिए कुसुम, फिर घर में उसका होना किस लिए है? सवेरे 5 बजे से रात के 10 बजे तक वह क्या करे? 15 दिन पहले जब वह आई थी तो बच्चे उसे घेरे रहते थे। उन्हें दादी माँ से हजारों बातें कहनी और शिकायतें करनी थी, मगर 4 दिन में ही उसके लिए उसकी नवीनता समाप्त हो गई थी। उनकी अपनी छोटी छोटी व्यस्तताएं थीं जिनमें उनका समय बटा हुआ था। अब भी कभी कभी कुसुम जरूर उसके पास आ जाती थी और उसके कमरे में एक तरफ खामोश खेलती रहती थी। उसे शायद दादी माँ इसलिए अच्छी लगती थी कि उसकी माँ दोनों भाइयों को ज़्यादा प्यार करती थी। बच्चन कमरे में आकर चारपाई पर लेट गई। मन ताने बाने बुनने लगा। बिन्नी ने अभी तक चिट्ठी क्यों नहीं लिखी? वहाँ अंधेरे घर में इस वक्त वह अकेला सोया होगा। रोटी का जाने उसने क्या प्रबंध किया है। उसने चलते वक्त उससे पूछा भी नहीं था कि वह पीछे कैसे रहेगा, कहाँ रोटी खाएगा। उसके पास रहते वह तन बदन की होश भुला रहता था। अब जाने उसकी क्या हालत होगी। चिट्ठी लिख देता तो कुछ तसल्ली तो हो जाती, मगर उसे तो चिट्ठी लिखने की भी याद आएगी। कमरे की खिड़की खुली थी। दूर तक खुला आकाश दिखाई दे रहा था। खिड़की से दिखाई देते उन नक्षत्रों की स्थितियों से वह परिचित थी। उन्हीं नक्षत्रों को वह बम्बई की उस मनहूस बस्ती के ऊपर भी झिलमिलाते देखा करती थी। यहाँ से वे उसे तिरछे कोण से दिखाई देते। वहाँ वह अहाते में लेटकर उन्हें ठीक अपने ऊपर देखा करती थी। उसी तरह लेटी हुई वह बिन्नी की आहट की प्रतीक्षा करती थी। हफ हफ की आवाज़ें पास आती, दूर चली जाती, फिर दूर से फटे गले की बेहुदा आवाज़ सुनाई देने लगती थी। उस आवाज़ में वह कितनी नफरत करती थी। यहाँ इस एकांत बंगले में आसपास से कोई आवाज़ नहीं आती थी। 9 साढ़े 9 बजे बच्चों के सो जाने के बाद बिल्कुल खामोशी छा जाती। सिर्फ रंगीलाल के बर्तन मलने या चौका धोने की आवाज़ सुनाई देती थी। उसने करवट बदल ली। किसी तरह नींद आ जाए।
नींद ना आना रोज की बात हो गई थी। कहाँ 10 बजे से ही उसकी आंखों में नींद भर जाती थी और अब कहाँ 11, 12, 1 घंटे गिनती रहती है। जाने क्यों वह सोचती करवटें बदलती रहती। रात को वह देर से सोई मगर सुबह जल्दी उठ गई। उठने पर उसका दिल रात से ज़्यादा अस्थिर और अशांत था। इतना बड़ा पहाड़ सा दिन और उसके बाद फिर वैसी ही रात। उस लंबे खालीपन की कल्पना, एक बड़ा शून्य उसके अंतर को घेरे था। आकाश में चिड़ियों के झुंड उड़े जा रहे थे। रसोई घर में रंगी स्टोव में हवा भर रहा था। उसे साहब के लिए बैटरी ले जानी थी। बम्बई में सुबह जब वह कमरे में बाल्टी रखकर नहा रही होती तो बिन्नी बाहर से चाय की मांग करने लगता। उसके इससे उसके भजन में बाधा पड़ती थी और उसे बहुत उलझन होती थी, मगर वह चुपचाप उसके लिए चाय बना देती थी। लेकिन आज उसे इस बात की उलझन हो रही थी कि उसका भजन में मन क्यों नहीं लगता। अब जबकि भजन के लिए पूरी विद्या, पूरा समय उसके पास था, तो आसन पर बैठने से ही वह क्यों जी चुराती थी। कुछ देर बरामदे में खड़ी होकर वह सूर्योदय के सुनहले रंग को देखती रही। क्षितिज के एक कोने से दूसरे कोने तक झिलमिलाती नई धूप धीरे धीरे निखार पर आ रही थी। लगता था जैसे मिट्टी में बंद उजाला फूट कर बाहर आने के लिए संघर्ष कर रहा हो। धूप की बढ़ती झलक से हर क्षण ऐसा ही आभास होता था। उसने बरामदे से उतरकर पूजा के लिए कुछ गेंदे के फूल चुन लिए और रसोई घर में चली गई। रंगी स्टोव से केतली उतारकर चायदानी में पानी डाल रहा था। उसने अपने आंचल के फूल आले में डाल दिए। रंगी ट्रे उठाकर चलने लगा तो उसने ट्रे उसके हाथ से ले ली। रहने दे, मैं ले जाती हूँ। और वह ट्रे लिए लाली के कमरे की तरफ चल दी। माँ जी आप रहने दीजिए, साहब मुझ पर नाराज होंगे, रंगी ने पीछे से संकोच के साथ कहा। इससे उसके नाराज होने की क्या बात है, मैं तेरे कहने से थोड़े ही ले जा रही हूँ। वह थोड़ा खांस कर लाली के कमरे में चली गई। लाली कंबल ओढ़कर बिस्तर में बैठा था। कुसुम अभी भी सो रही थी। लाली के हाथ में कुछ कागज थे, इसलिए जिन्हें वह ध्यान से पढ़ रहा था। उसने यह नहीं देखा कि चाय लेकर माँ आई है। बच्चन ने ट्रे मेज पर रख प्याली में चाय बनाई और उसके पास ले गई। लाली ने जब चाय के लिए हाथ बढ़ाया तो उसने आश्चर्य से देखा कि प्याली लिए माँ खड़ी है। माँ तू? उसने आश्चर्य के साथ कहा। बच्चन ने प्याली उसके हाथ में दे दी। उसने पहली बार ठीक से देखा कि लाली के बाल कनपटी के आसपास से कितने सफ़ेद हो गए हैं। चश्मा उतार देने से उसकी आंखों के नीचे गहरे गड्ढे नजर आ रहे थे। लाली ने कागज रखकर चश्मा लगा लिया। रंगी और नारायण क्या कर रहे हैं? उसने पूछा। नारायण दूध लाने गया है, वह बोली, और रंगी रसोई घर में है। तो उससे नहीं आया जाता जो तू सुबह सुबह उठकर चाय ले आए? वाह रे, अच्छा है, मैं आप ही बनाकर ना पी लूँ? तू जरूर बनाकर पी लेगा, जिसे यह नहीं पता कि दूध कौन सा है, चीनी कौन सी है। वह थोड़ा हंसी। तभी कुसुम करवट बदलकर उठ बैठी। माँ जी आप? उसने भी आंखें मलते हुए आश्चर्य के साथ कहा। फिर झट से कंबल उतारकर वह बिस्तर से निकल आई। आप रहने दीजिए, मैं बनाती हूँ। कुसुम दूसरी प्याली में चाय बनाने लगी। बनाकर प्याली उसने बच्चन की तरफ बढ़ा दी। अरे नहीं रे, मैं अभी नहाई नहीं हूँ, अभी से चाय पी लूँ। पी भी ले माँ, लाली बोला, कभी तो अपना धर्म कर्म छोड़ दिया कर। नहीं, मैं ऐसे नहीं पीती, तुम लोग पियो। कुसुम प्याली लेकर अपने बिस्तर पर चली गई। बच्चन लाली के पैताने बैठ गई। लाली और कुसुम खामोश चाय पीते रहे। कमरे में हर चीज व्यवस्थित थी। अंगीठी पर नीले रंग का कपड़ा बिछा था, जिस पर कुसुम ने सफ़ेद डोरे से कढ़ाई की थी। वहीं एक तरफ अखरोट की लकड़ी का बना गौतम बुद्ध का बुत रखा हुआ था। दूसरी तरफ हाथी दांत की हंसों की जोड़ी। संदूक पर गद्दे बिछाकर उन्हें लाल कपड़े से ढक दिया गया था। कोने में कुसुम की सिलाई मशीन पड़ी थी और वहां पास में ही लाली की अधसिली कमीज के टुकड़े रखे थे। मेज पर छोटे छोटे शेल्फ में लाली की कुछ किताबें पड़ी थी और वहां पास ही एक टेबल लैंप रखा था। दो कमरों के बीच के पर्दे भी कुसुम ने अपने हाथों से कढ़ाई करके रखे थे। उधर से करवटें बदलने की आवाज़ आ रही थी। बच्चों की नींद भी खुल गई थी। लाली ने चाय पीकर प्याली मेज पर रख दी। कुसुम एक खास नज़र से उसकी तरफ देख रही थी। बच्चन वहाँ से उठ खड़ी हुई। बस चल दी माँ? कहते कहते लाली ने कागज उठा लिया। हाँ, तू अपना काम कर, मैं जाकर नहा धो लूँ। कोई खास बात तो नहीं थी? नहीं, बात कुछ नहीं थी, नौकर चाय ला रहा था तो मैंने कहा मैं ले जाती हूँ। लाली की आंखें कागजों पर झुक गई। कुसुम चाय के हल्के घूंट भर रही थी। बच्चन चलने के लिए तैयार होकर खड़ी रही। एक बात सोचती थी, वह कहने लगी। लाली ने कागज फिर रख दिए। हाँ बता ना।
इतने दिन हो गए बिन्नी की चिट्ठी नहीं आई। मैं अब उससे कोई गिला नहीं करता, लाली कुछ चिड़े हुए स्वर में बोला। गफलत की भी हद होती है, इस लड़के का घर वालों से कोई जैसे रिश्ता ही नहीं है। बच्चन चुप रही। यहाँ रहकर बीए कर लेता तो कुछ बना जाता, मगर हर बात में चलना तो उसे की अपनी ही मर्जी से है ना। अब साहब जिंदगी भर यहाँ वहाँ रहेंगे और आवारागर्दी किया करेंगे। बच्चन की आंखें भर आई। उसने कोशिश की कि आंसू आंखों में ही सूख जाए, पर यह नहीं हुआ। उसने पल्ले से आंखें पोंछ ली। यह लड़का ना जाने कब अपना होश सीखेगा। अपने शरीर की तो फिक्र करता नहीं, वहाँ रहकर मैं ही जो थोड़ा बहुत देख लेती हूँ सो देख लेती हूँ। कभी कभी सोचती हूँ कि वहाँ उसके पास ही रहूँ तो ठीक है। और वह निर्णय सुनाने के भाव से लाली की तरफ देखने लगी। लाली गंभीर हो गया, बोला कुछ नहीं। मैं कहती हूँ मेरी आंखों के सामने रहेगा तो मुझे पता चलता रहेगा कि क्या करता है क्या नहीं करता। वचन के स्वर में थोड़ी याचना आ गई। माँ जी का यहाँ दिल नहीं लगता, कुसुम ने प्याली रखते हुए कहा। पल भर में लाली की आंखें उससे मिली रहीं। अभी तो माँ तू आई है, अभी 15 दिन बाद तो दिवाली है। मेरा भी बच्चों को छोड़कर जाने को मन करता है। मैं तो वैसे ही बात कर रही थी। फिर वह चलने को तैयार होकर बोली, पता नहीं रोटी भी ठीक से खाता है या नहीं। कुसुम उठकर रंगी को आवाज़ देती हुई बाहर चली गई। तू जाना ही चाहती है तो बात दूसरी है। लाली के चेहरे पर कुछ उकताहट सी आ गई। नहीं, जाने की बात तो नहीं है, मैं तो वैसे ही कह रही थी। वह बाहर की तरफ देखने लगी, फिर आंसू न टपकने लगे। जाने को मन हो रहा है तो चली जा, नहीं तो खामखा या चिंता से परेशान रहेगी। वचन कुछ पल खामोश रही। लाली अपनी उंगलियां मसलता रहा। किस गाड़ी से चली जाऊं? रात की गाड़ी ठीक रहती है, उसमें भीड़ भी कम होती है। तेरी तबीयत की मुझे फिक्र रहेगी। नहीं, मेरी तबीयत तो अब ठीक है। तू चिट्ठी लिखता रहेगा ना? हाँ। मैं नहीं लिख सकूंगा तो कुसुम लिख देगी। अच्छा। रात को गाड़ी में उसे अच्छी जगह मिल गई। जनाने डिब्बे में उसके अलावा 2 ही और सवारियां थी। कुसुम नारायण को साथ लेकर उसे छोड़ने आई थी। लाली मुवक्किलों की वजह से नहीं आ पाया था। गाड़ी के चलने के समय तक कुसुम उसके पास बैठकर उससे बातें करती रही। कहती रही कि दादी के पीछे बच्चे उदास हो जाएंगे। 3-4 दिन तो घर सूना सूना लगेगा कि वह रास्ते के लिए से खाना बनवाकर साथ ले जाती तो अच्छा था। गाड़ी ने सीटी दी। कुसुम प्लेटफार्म पर उतर गई। जाते ही चिट्ठी लिखिएगा, उसने कहा। तुम लाली की तबीयत का पता देती रहना, बच्चन ने कहा। सहसा उसे लाली के सफ़ेद बालों का ध्यान हो गया। रात को उसे देर देर तक पढ़ने में देना और उससे कहना कि दूसरे तीसरे दिन सर में बादाम रोगन जरूर डलवा लिया करे। कुसुम ने सिर हिला दिया। गाड़ी चलने लगी तो उसने हाथ जोड़ दिए। प्लेटफॉर्म पीछे रह गया तो बच्चन आकाश की तरफ देखने लगी। उसके मन में फिर एक शून्य सा भरने लगा। आकाश में वही नक्षत्र चमक रहे थे। बच्चन सिर नज़र से उन्हें देखती रही। वह जहाँ जा रही थी उस घर का नक्शा धीरे धीरे उसकी आंखों के सामने उभरने लगा। नीचे छत वाला टूटा फूटा कमरा, मादा सुअर और उसके बच्चों की हफ हफ, कुएं की तरफ से आती मोटी भद्दी फटी सी आवाज़, उसके दोस्त बिन्नी, शशि, बहसे दाल रोटी के लिए उन लोगों की छीना झपटी। उसकी आंखें भर आई। आकाश में चमकते नक्षत्र धुंधले पड़ गए। आंखें पहुँच ली तो नक्षत्र फिर चमकने लगे।